आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज बात करेंगे 11th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसके फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो पिछले दिन जो हम आपको पढ़ाए थे वही कड़ी को आज कंटिन्यू करें। लेकिन सबसे पहले आप सबको बता दें कि 11th क्लास के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए उनकी भी तैयारी जो है वो 12th क्लास की जैसे तैयारी इस चैनल पे फ्री आर्ट्स की कराई जा रही है, ठीक उसी तरह से उनकी भी तैयारी हो। इसीलिए अब ये ठान लिए हैं कि 11th का जो ज्योग्राफी का वीडियो है या फिर 11th हिस्ट्री का वीडियो है वो आपको वीडियो लेक्चर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि बना करके और प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप प्लेलिस्ट के सहायता से उसको आप आराम से सीरीज से अपने देख पाएंगे। तो 11th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योग्राफी का भी हिस्ट्री का भी, आप प्लेलिस्ट से अपना तैयारी करेंगे। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो भूगोल एक विषय के रूप में जो आपका चैप्टर है इसमें हमने क्या देखा यहाँ पे भाई कि यहाँ जो बुक बच्चे उल्टेंगे तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगे। और इस चैप्टर को कई टीचर जो है वो आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लेकिन आज के इस क्लास में आपके लिए खास क्या होने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, एक चीज अलग करने का प्रयास किया है कि बुक में बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल टर्म है कि जिसको बच्चे समझते नहीं, क्योंकि वो तो साधारण सा ज्योग्राफी 10th क्लास में पढ़ते अभी आए हैं और 11th में इतना डीप डायरेक्ट मिल जा रहा है कि उनको ज्योग्राफी में जो अलग अलग शब्द है उसको पहले वो टोर ही नहीं पा रहे, तो बुक तो उनको प्रॉपर समझ में आएगी नहीं। तो बुक की बातें आप छोड़ दीजिए, बुक से ही जो टर्म है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं निचोड़ एनसीईआरटी बुक के, और उसको आराम से समझा लेंगे। तो चलिए अब इसके क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो क्लास में क्या देखे थे, तो देखे थे कि भूगोल क्या है, भूगोल के जनक, व्यवस्थित जनक, ये सब देख लिए हैं। और भाई भूगोल का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इन सब की बातें हो गई है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसमें कुछ और भी बातें जोड़ करके पढ़ेंगे, लेकिन इन सभी से पहले आपको जानकारी होना चाहिए पृथ्वी के तत्वों को लेकर के। जैसे अगर हम बात कर ले कि ये आपका पृथ्वी है और ये पृथ्वी के ऊपर में कौन रह रहा है भाई, तो मानव रह रहा है। तब मानव कुछ न कुछ तो क्रिया करेगा, मानव तो शांत रहने वाला प्राणी नहीं है। और इसमें जो पहले से जो ऑलरेडी मानव के आने से पहले जो पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, नदियां, झील, तालाब होंगे, ये यानी मुख्य रूप से कहे तो धरातल पे पृथ्वी पर दो तत्वों को आपको जानना है। एक तत्व को कहते हैं सर प्राकृतिक तत्व और दूसरे तत्व को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व। अब कौन होते हैं प्राकृतिक तत्व, कौन होते हैं सांस्कृतिक तत्व, बिल्कुल इजी है, आराम से आप समझ पाएंगे। देखिए अगर मानव को अगर हम हटा देंगे इस पृथ्वी पर से, इस धरातल पर से, तो मानव को जैसे ही हटाएंगे तो मानव के क्रियाकलाप हट जाएंगे। और मानव आया है तब तो गांव आए हैं, नहीं तो गांव थोड़ी ना पहले से बना था, पहले से थोड़ी ना झोपड़ियां है, लोगों के रहने के आवास बने पड़े थे, ऐसा तो था नहीं। मानव आया है तो झोपड़ियां बनी, धीरे धीरे गांव बना, गांव से बड़ा बड़ा शहर बन गया। मानव अपने आने जाने के लिए यातायात की सुविधा विकसित कर लिए, यानी परिवहन आ गए, जिसमें सड़क है। समय बीतते गया तो रेल पर भी हम लोग आ गए, रेल से वायुयान पर भी आ गए। तो ये सब कुछ जो है वो मानव के आने के बाद आया। तो मानव के आने से पहले जो चीज बना है, याद रखेंगे, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ उसका भी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो वैसे सभी जो तत्व होंगे उसको हम कहेंगे कौन से तत्व, तो प्राकृतिक तत्व कहेंगे। अब इसमें याद रखेंगे प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत जितने भी चीज आते हैं उन सबका अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो आपका भौतिक वातावरण कहलाता है, याद रखेंगे, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट। और जब हम फिजिकल इन्वायरमेंट यानी भौतिक वातावरण का अध्ययन करेंगे तो उसी भूगोल को कहते हैं सर भौतिक भूगोल। तो इसमें भौतिक भूगोल में क्या क्या अध्ययन होता है, तो मैदान के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ है, वन है, जंगल है, वन जंगल एक मोटा मोटी आप समझिए अभी तक। इसके अलावा नदियां हैं, दर्रे। अच्छा यहाँ समझने वाला टर्म एक यहाँ पे दर्रे है, शायद अगर दर्रे पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर
देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं देखे तो हम थोड़ा सा आपको समझा ले कि जैसे ये कोई पर्वतीय एरिया होता था तो पहले क्या होते थे कि लोग इस एरिया से इधर आना चाहते थे, तो पर्वतीय एरिया में ऐसे कुछ रास्ते बने होते थे नेचुरली कि भाई मान लेते हैं कि ये हो सकती है कि एक समय में नदियां जाती थी, ये नदियां सूख गई, तो नदियों के जाने का जो मार्ग बना हुआ है इसी मार्ग में अब इसमें पानी नहीं आती है, तो लोग इसी रास्ते से इधर से उधर आ जाते हैं। ये कोई भी दो ऐसे पर्वत है और बीच में नेचुरली रूप से अपने से एक ऑलरेडी रास्ता जो बनता था, जिस रास्ते के जरिए लोग आते थे, तो यही जो प्राकृतिक रूप से जो बनी रास्ता पर्वतीय इलाका में होता था उसी को कहते हैं सर दर्रे। क्या कहते हैं? दर्रे। तो ये दर्रे वगैरह मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये नेचुरली है। तो हम क्या कहें कि मानव को छोड़ दीजिए और मानव की क्रिया को भी हटा दीजिए, क्योंकि जब मानव आएगा तब भी क्रिया आएगा, तो बाकी जितने भी चीज आपको पृथ्वी पर देखने, सुनने, समझने के लिए मिलता है, आप समझिए कि हम भौतिक वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। और भौतिक वातावरण के बारे में आपको बता दे कि आपका पूरा जो 11th क्लास का जो आपके पास बुक होगा, इस तरह से ये सभी बुक जो 11th क्लास में हम पढ़ेंगे सर, उसमें आपको भौतिक वातावरण के बारे में ही पढ़ना है। आप पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे, आप सागर महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब किसका हिस्सा है? तो ये सब भौतिक पर्यावरण में आता है, इसका स्टडी करेंगे, ये कहलाएगा भौतिक भूगोल। तो 11th क्लास में हम भौतिक भूगोल पढ़ते हैं और यही जब 12th क्लास में चले आएंगे तो ये पढ़ेंगे सर मानवीय क्रियाएं। ध्यान से सुनेंगे, कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? मानवीय क्रिया। तो ये मानवीय क्रिया का है जब मानव आ जाएगा और इसी प्राकृतिक के द्वारा जो उपलब्ध जो सामग्री है, जिसमें पर्वत, पठार, नदी, झील, तालाब, रेगिस्तान, ये सब जो होंगे, और इसमें मानव जो क्रिया करेगा और क्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया चीज बना देगा, तो वो जो हम पढ़ेंगे किसमें? तो वो होगी आपका सांस्कृतिक तत्व कहलाएगा। तो सांस्कृतिक तत्व एक तरह से मानवीय क्रिया का परिणाम है। मानव जब तक क्रिया नहीं करेगा तब तक सांस्कृतिक तत्व नहीं आएगा। तो ये ध्यान सुनेंगे, तो जब मानव की क्रिया इनसे जुड़ जाएगी तो वो कहलाएगा कौन सा भूगोल सर? तो मानव भूगोल, यानी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन ही याद रखेंगे मानव भूगोल होता है, और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं उसे ही कहते हैं भौतिक भूगोल। तो मुख्य रूप से दो भूगोल याद रखना है आपको, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। 11th क्लास के जितने ज्योग्राफी है सबके सब भौतिक भूगोल है, और 12th क्लास के जितने भी जनसंख्या पढ़ेंगे वहां मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। ये सब परिणाम मानव के आने के बाद है। वहां हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। बताइए, परिवहन पहले थे? नहीं। मानव आया है, अपने सुविधा के अनुसार परिवहन को डेवलप किया, चाहे वो जल मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो। तो ये सब क्या है? तो सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, सड़क हो जाएंगे, रेल होंगे, बाजार है, पार्क है, ये सब पहले से बने थे। क्या मानव के आने से पहले इसमें से कोई तत्व आप देख रहे वो नहीं था, यानी ये सबके सब मानवीय क्रिया का परिणाम है। तो ये हो जाएगा आपका कौन भूगोल? तो मानव भूगोल। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर आप अभी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और हम आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मिट्टी को मनुष्य ने तो मृदा नहीं बनाया है, मृदा कहिए या मिट्टी कहिए। अब ये मिट्टी है, जो हम अगर मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो किसमें आ जाएगा? तो भौतिक वातावरण में भौतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व हो गया। इसको हम भौतिक भूगोल में स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम इस मिट्टी से अगर कोई वस्तु बना देते हैं, जैसे मूर्तियां बना दें, याद रखेंगे, कोई भी याद रखना है आपको कि अगर हम मूर्तियां बना देते हैं, तब ये जो मूर्तियां का स्टडी करेंगे ये भौतिक भूगोल में होगा कि मानव भूगोल में होगा? तो बिल्कुल मानव भूगोल में होगा, क्योंकि ये मानवीय की क्रिया का ये परिणाम है। यहां तक समझ में आ गया होगा। जैसे अगर और भी हम बात कर लें कि वन है, तो वन या जंगल का अगर स्टडी करेंगे तब ये कहलाएगा आपका भौतिक भूगोल। लेकिन इसी जंगल की कटाई करके और फिर यहां से एक रास्ते गुजार देंगे इस जंगल से, तो वो रास्ते के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्या सर? तो मानव भूगोल। ठीक है, चलिए। या फिर जंगल से लकड़ी काट करके इसे हम कुछ सोने के लिए बना दे, पलंग बना दे, या घर की दरवाजे की खिड़कियां बना दे, या दरवाजा बना दे, तो वो जो पढ़ेंगे वो मानवीय क्रिया का परिणाम है। तो इसमें पढ़ेंगे मानव भूगोल। तो अब बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ध्यान सुनेंगे। कहते हैं कि भूगोल जो होता है वो पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण व मानवीय क्रियाओं के बीच अंतर संबंधों की जानकारी देता है। यानी भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? तो बस ये प्राकृतिक तत्व और ये सांस्कृतिक तत्व, ये ध्यान से सुनेंगे। इसी को कहे हैं कि भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं
के बीच का जो अंतर संबंध होता है, इसी अंतर संबंध की जानकारी हमको कौन देता है सर? तो भूगोल देता है। ठीक है, इतने बातें। अब हम पिछले वीडियो क्लास में बताए थे कि भूगोल जो है वो वैज्ञानिक विषय है। याद रखेंगे, भूगोल कैसा विषय है? तो वैज्ञानिक विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब वैज्ञानिक विषय कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान कह देने का मतलब साइंस बिना साक्ष्य, बिना एविडेंस के तौर पे नहीं मानी जाती। अगर कोई भी चीज कहते हैं तो उसमें अफवाहित वाली बातें शामिल नहीं होती है, वो प्रमाणित वाली बातें शामिल होती है। तो ये याद रखेंगे कि वैज्ञानिक विषय के रूप में कह देने से तीन बातें तो सामने आती है कि एक तो क्या, और दूसरा कहां, और तीसरा क्यों। यानी तीन बात याद रखेंगे। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हम अगर बात कर ले, हम अगर कह देंगे कि एक ज्वालामुखी का आपको हम एक प्रतिरूप यानी पिक्चर दिखा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बुक में भी आपको दिखा देंगे कि ये नीचे से निकल रहा है पूरा मैग्मा लावा, और ये ज्वालामुखी टाइप के अगर मान लेते हैं कि हम आपको पिक्चर दिखा दें, तो एक तो आपके मन में ये आएगा कि भाई ये ज्वालामुखी ये है क्या, तो आपको प्रमाणित किया जाएगा, बताया जाएगा कि ज्वालामुखी क्या है, किस तरह से पृथ्वी के अंदर गर्भ में काफी ज्यादा टेम्परेचर होते हैं, तो जितने भी धातु होते हैं सब पिघले होते हैं, और वही नीचे से प्रेशर, चूंकि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो तापमान, दाब और घनत्व ज्यादा होता है, और प्रेशर इतना पड़ता है कि पृथ्वी के ऊपर का जो सतह है इसको फाड़ कर करके ऊपर आ जाता है और ये एकदम छिटा जाता है। तो ये तो हो गया कि भाई ये क्या है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब आता है कि ये कहां है, भारत में कौन से भागों में है, कौन पहाड़ी वाले भाग में होते हैं, पठारी वाले ज्यादा में, ये कहां पर ये है, और आखिर है तो क्यों है, माने ऐसा क्यों होता है कि भाई ये बाहर ही आता है। तो ये स्टडी करेंगे, तब ये बताइए साइंस की तरह हो गया कि नहीं। जैसे हम अगर कह देंगे कि आपको नदी का फोटो आपको अगर दिखा देंगे तो आपके मन में आ जाएगा कि ये नदी, तो नदी भाई क्या है, तो कोई कहेगा कि नदी पर्वतीय एरिया से ऐसे निकलती है, यहां से जल का जमाव, माने आपको नदी का अलग अलग डिफाइन करे। तो एक तो हो गया कि भाई ये नदी क्या है, दूसरा कि ये नदी कहां है, ये कौन से राज्य में, तो आपको बताया जाए कि भारत में उड़ीसा में है या फिर जम्मू कश्मीर के एरिया में, ये कहा। तीसरी बात ये भी समझ में आता है कि भाई ये नदी क्यों आती है, कैसे बहती है, तो आपको बताया जाता है कि ऊपर में पर्वत के ऊपर में पानी आते हैं, ये जम जाता है बर्फ का ढेर, धीरे धीरे आइस पिघल कर करके छोटी छोटी जो ढाल वाले एरिया होते हैं उधर बहते हैं, और ऐसे कई जलधाराएं आकर के मिलते जाते हैं और ये आगे की ओर बहते बहते नदी का निर्माण करते हैं। तो बताइए ये बातें प्रमाणित हो जा रही है कि नहीं हो रही, तो बिल्कुल प्रमाणित बातें हैं। इसलिए कहते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में है, जिसको लेकर के तीन बातें आते हैं, क्या, कहां और क्यों। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान से समझेंगे। अभी जो आप सांस्कृतिक तत्व समझे और आप एक और तत्व समझे जिसको क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक तत्व कहते हैं। अब इस दोनों के सामंजस्य की जब बातें हम यहाँ पे किए हैं, तो इस सामंजस्य को थोड़ा सा समझने के लिए दो और आपको विचार समझना पड़ेगा। एक को कहते हैं अनुकूलन, बुक में दिया हुआ है आपका, और एक कहते हैं अपरिवर्तन। ध्यान से सुनेंगे। जो बातें हम यहाँ अनुकूलन पढ़ते हैं, जो बातें यहाँ पे हम अपरिवर्तन पढ़ते हैं, सेम यही चीज आप जब 12th क्लास में जाइएगा तो वहां फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए दो आपको विचारधारा पढ़ने के लिए मिलेगा, एक जिसको कहते हैं नियतिवाद और दूसरे को कहते हैं संभववाद। तो वो जो दो आप विचारधारा पढ़िएगा तो वो दो विचारधारा देखेंगे तो एकदम सेम हो जाएगा। यानी जो आज हम अनुकूलन पढ़ेंगे इसी को कहते हैं सर नियतिवाद वाला विचारधारा, ये याद रखेंगे, नियतिवाद, और इसी को कहते हैं संभववाद। पहले समझा ले कि ये होता क्या है, जल्दी जल्दी सुनेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडाप्टेशन और ये है आपका मॉडिफिकेशन। ध्यान सुनेंगे, मॉडिफिकेशन यानी अपरिवर्तन और एडाप्टेशन अगर हम बोल रहे हैं ये हो गया अनुकूलन। मतलब सिंपल है, आपको बुक पढ़िएगा तो ना समझ में आए लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं। कहते हैं कि अगर मनुष्य ने प्रकृति के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है, यानी मनुष्य प्रकृति की अगर सुन रहा है तो उसको कहेंगे अनुकूलन, याद रखेंगे। लेकिन जिस दिन मनुष्य प्रकृति की सुनना बंद कर देगा, अपने हिसाब से प्रकृति को कंट्रोल करने लगेगा, तो वो कहलाएगा अपरिवर्तन। माने प्रकृति तो परिवर्तन करना चाहता है लेकिन हम परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे अपरिवर्तन।
तो ये हम 12th में पढ़ेंगे तो आपको डीप जानकारी होगा कि ये कैसे होता है। तो ये तकनीक के कारण होता है। तो एक टाइम ऐसा था कि मनुष्य के पास कोई तकनीक नहीं था। जैसे आदिम काल की बात कर ले, पुराने समय की बात कर ले, तो मनुष्य के पास कोई साधन नहीं था। तो हम प्रकृति के सुनते थे, नेचर के सुनते थे। मने कस के वर्षा हो गई तो हम गुफा में छिप जाते थे, बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज क्या है, आज इतना ज्यादा मानव के पास उच्च तकनीक आ गया कि अगर खूब बारिश भी हो रहा है, ये कड़ाके की धूप भी है, फिर भी हम बाहर निकल जाते हैं। क्यों भाई, मेरे पास एक कार है और वो कार के अंदर एसी है, तो बाहर कड़ाके की धूप है, फिर भी एसी में बैठ के सुकून से हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। बाहर कड़ाके की वर्षा हो रही है, पूरा एकदम मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, और भाई हम कार में जब बैठ जाते हैं तो अंदर में कोई बारिश का उस तरह के बातें नहीं आता है। अब सड़कें दिख भी नहीं रही है, बारिश है, पूरा अंधेरा है, लेकिन कार इतना बढ़िया है कि मार रहा जब लाइट चमका के तो पूरी सड़कें आपको दिख जा रही। तो ये सब टेक्नोलॉजी का परिणाम है। यानी आज हम रुक नहीं रहे हैं, प्राकृतिक कंट्रोल करना भी चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। ये यानी हम परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, यही तो हो गया आपको अपरिवर्तन। याद रहेगा आपको। तो अगर मनुष्य प्रकृति के अनुसार ढल जाता है तो अनुकूलन होगा, और अगर मनुष्य प्रकृति के अनुकूल नहीं ढल पाता है, तकनीक के बदौलत जो है वो प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, तो यह समझेंगे कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको कहेंगे अपरिवर्तन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि मानव ने उच्च तकनीक व प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया है। यानी ये एक तरह से अपरिवर्तन जो बातें हैं उसको ये प्रमाणित कर रहा है भाई, उसी को बता रहा है कि मनुष्य जो है वो उच्च तकनीक, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर करके, और जो प्राकृतिक संसाधन यानी हमारे पास जो भी थे, जैसे प्राकृतिक ने ही हमें खनिज दिए हैं, प्राकृतिक ने हमें चट्टाने दिए हैं, अलग अलग जो है पत्थर दिए हैं, तो उन पत्थरों से, उन चट्टानों से, उन खनिजों से, उन अलग अलग जो तत्व है, इस प्राकृतिक तत्व समझेंगे, उन अलग अलग प्राकृतिक तत्व यानी संसाधनों का सही सही प्रयोग कर करके और प्राकृतिक वातावरण में ही क्या किया है, तो परिवर्तन किया है। यानी खुद परिवर्तन ना हो करके, और जो प्राकृतिक वातावरण था और प्राकृतिक जो तत्व है उसी में मनुष्य क्या कर दिया है, परिवर्तन। और परिवर्तन का जो परिणाम निकल के आता है वो क्या है, कौन सा तत्व, तो सांस्कृतिक तत्व है। आप समझ में आ गया आपको बात को। जैसे अगर पहले से मैदान केवल था और इस मैदान पे जो है सड़कें बना दिए, कौन, तो मनुष्य बना दिया। सड़कें बनाने में जो भी तकनीक उसको लगे हैं। इसके अलावा अगर समुद्र वाला भाग है तो समुद्र में ये जो है संसाधनों का इस्तेमाल करके अलग अलग पानी का जहाज बना दिए, और पानी के जहाज के जरिए उसको एक परिवहन, जल परिवहन के रूप में विकसित कर दिए। तो ये जो जल परिवहन के रूप में विकसित किए समुद्री मार्गों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो सब कौन में आ जाएगा, तो सांस्कृतिक तत्व। तो बड़ा आराम है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। चूंकि अभी 11th में तो शायद हमें लग रहा होगा कि चीजें आपको बाउंस हो रहा होगा या माथे से निकल जा रही होगी, तो एक बार हमें कमेंट करिएगा कि थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो इसको और भी माने यूनिक एग्जाम्पल के तौर पे अगली बार हम आपको समझाना चाहेंगे। और यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो भी आप हमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहे हैं, आगे के पार्ट्स भी आराम से इसे बना दो, हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपके विचारधारा जानना जरूरी होता है। जब ऑफलाइन में हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा के मानसिकता, बच्चा के आंख को देख करके ही हम लोग पता कर लेते हैं कि उसको यहाँ समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर उसको बोर लग रहा है या उसको हार्ड लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तो किसी का चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आप ही हमको देख पा रहे हैं, आप ही आप अपने अनुभव हमसे बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं। तो आप अपनी विचार जरूर कमेंट में दें। बाकी हम लोग अगले दिन क्रमबद्ध भूगोल और जो भी प्रादेशिक भूगोल ये सब आएंगे, एक वीडियो क्लास में अगले दिन ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।